नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 9 में आवेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आवेशन का जो दूसरा प्रोसेस है प्रेरण द्वारा आवेशन, उसका अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रेरण द्वारा किसी भी वस्तु को या किसी विलगित निकाय को एक आवेशित छड़ के द्वारा किस प्रकार से आवेशित करते हैं उस चीज़ के बारे में समझें। यहाँ पर ये अपने पास क्या हो गया, एक विलगित निकाय हो गया, विलगित या उदासीन निकाय। इस पर आवेश का मान क्या है, 0 है। विलगित निकाय में जितनी मात्रा में धनात्मक आवेश है उतनी ही मात्रा में इसके अंदर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। ये तो हो गया अपने पास क्या चीज़, विलगित निकाय। और यहाँ पर ये अपने पास हो गई एक आवेशित छड़। इस पर आवेश का मान क्या है, +Q है। तो ये हो गई अपने पास आवेशित छड़। अब करना क्या है, इस आवेशित छड़ को विलगित निकाय के पास लाते हैं। यानी ये छड़ है, छड़ को अपन पास ला रहे हैं, स्पर्श नहीं कराना, केवल पास लाना है। और ये निकाय है अपने पास। तो जैसे ही छड़ को अपन पास लाएंगे, अब भी इस पर आवेश का मान 0 ही रहेगा। केवल अंतर क्या आएगा कि निकाय के अंदर का जो छड़ की विपरीत प्रकृति का आवेश होगा माइनस, वो छड़ के पास वाले भाग पर एकत्र हो जाएगा और समान प्रकृति का जो आवेश होगा वो दूर वाले भाग पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाय के अंदर क्या होगा, जो विपरीत प्रकृति का आवेश है, छड़ की विपरीत प्रकृति का आवेश, वो छड़ के पास वाले भाग पर, और छड़ की समान प्रकृति का आवेश छड़ से दूर वाले भाग पर चला जाएगा। स्पर्श नहीं कराना है, केवल थोड़ा सा दूर रखना है। जैसे निकाय लें और ये अपने पास कोई छड़ है तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है, बस ज़्यादा मतलब टच नहीं कराना है, विदाउट टच कराए यहाँ पर ये प्रक्रिया होगी। इसके बाद जो निकाय है उसका जो दूर वाला भाग है, यानी ये छड़ है, छड़ उसी स्थिति में रखी हुई है। यहाँ पर आवेश का मान क्या है, अपने पास +Q है। ये निकाय है, निकाय के इस भाग पर कौन सा आवेश है, -Q है। और ये दूर वाला भाग जहाँ पर अपने पास +Q प्लस आवेश था, इस भाग को अपन ने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, जिसको ग्राउंडेड या GND कहा जाएगा। यानी इस भाग को अपन ने क्या कर दिया है, भू संपर्कित कर दिया है। तो भू संपर्कित होते ही इस निकाय के अंदर का जो प्लस आवेश होगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इस आवेश को क्या कर देंगे, यहाँ पर समाप्त कर देंगे। इसके बाद ये छड़ है, इस पर आवेश कौन सा है, अपने पास प्लस आवेश है। तो ये आवेश क्या हो गया, +Q हो गया। निकाय का प्लस आवेश समाप्त हो गया, तो इस पर कौन सा रह गया, केवल माइनस आवेश रह गया। ठीक है, यानी यहाँ पर आवेश क्या हो जाएगा, -Q हो जाएगा। अब इस छड़ को यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, दूर हटा दिया। तो छड़ को दूर हटाते ही निकाय पर जो -Q आवेश होगा, वो -Q आवेश एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। यानी यहां जो विलगित निकाय था वो विलगित निकाय -Q आवेश से आवेशित निकाय के रूप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन सी प्रक्रिया होगी ये, प्रेरण द्वारा क्या होगी, आवेशन कहलाएगी। ठीक है, तो किया क्या है इसमें वो चीज समझें। सबसे पहले एक विलगित निकाय को लिया। विलगित निकाय में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश क्या रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। ठीक है, यानी जो विलगित निकाय होगा उस विलगित निकाय में जितनी मात्रा में धनात्मक आवेश होगा उतनी ही मात्रा में क्या होगा, उसके अंदर ऋणात्मक आवेश होगा। तो इस विलगित निकाय का नेट आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक आवेशित छड़ ली है जिस पर आवेश का मान क्या है, +Q है। इसके बाद दूसरे प्रोसेस में क्या किया है, इस आवेशित छड़ को अपन विलगित निकाय के पास ले गए हैं। जब आवेशित छड़ विलगित निकाय के पास जाएगी तो यहां पर निकाय के अंदर का जो विपरीत प्रकृति का, छड़ की विपरीत प्रकृति का आवेश होगा, वो छड़ के पास वाले भाग पर, और समान प्रकृति का आवेश छड़ से दूर वाले भाग पर क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। अब भी निकाय पर कुल आवेश का मान क्या है, 0 है। इसके बाद निकाय के दूर वाले भाग को भू संपर्कित कर देंगे
तो भू संपर्कित करने पर पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर उस धनात्मक आवेश को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसके बाद छड़ पर तो प्लस क्यू आवेश है ही है, निकाय जो है उसका धनात्मक आवेश समाप्त होने के बाद इस पर कौन सा रह जाएगा, माइनस क्यू आवेश रह जाएगा। इसके बाद छड़ और निकाय को दूर दूर कर देंगे, तो निकाय पर जो माइनस क्यू आवेश बच रहा है वो निकाय पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। कौन सी प्रक्रिया होगी ये, प्रेरण द्वारा क्या होगा, ये आवेशन होगा। और प्रेरण द्वारा आवेशन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में छड़ की विपरीत प्रकृति का लेकिन परिमाण में समान आवेश निकाय क्या करता है, ग्रहण करता है, निकाय पर आ जाता है। ठीक है, यानी निकाय पर जो आवेश आएगा वो जिस छड़ को भी लाएंगे उस छड़ की क्या होगा, प्रकृति तो कैसी होगी, विपरीत होगी, लेकिन परिमाण जो छड़ पर आवेश है उतना ही परिमाण उस पर क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा। तो इस प्रक्रिया को अपन कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब किसी वस्तु पर आवेशित आने की जो प्रक्रिया है या किसी वस्तु पर आवेश आने की प्रक्रिया है उसको एक प्रयोग द्वारा अपन क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है इसमें वो टॉपिक आता है अपने पास स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ये एक उपकरण कह सकते हैं या एक यंत्र कह सकते हैं जिसके द्वारा निकाय पर आवेश आने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया जा सकता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में कांच का एक पात्र लेंगे, तो ये हो गया अपने पास एक पात्र कांच का बना हुआ, इससे बाहर से अपन देख सकें। इसके एक सिरे को क्या कर देंगे, कॉर्क के द्वारा क्या कर देंगे, अपन बंद कर देंगे। तो यहां पर लगा दिया अपन ने कॉर्क। ठीक है, इस कॉर्क में से एक धात्विक छड़ निकली हुई है। यह धात्विक छड़ है जो इससे निकली हुई है। ठीक है, धात्विक छड़ के ऊपरी भाग पर एक धात्विक चकती लगी हुई है। यह धात्विक चकती है और इसके निचले जो दोनों पार्ट हैं वहां पर दो सोने की पतली पत्तियां लटका दी। ये एक पतली पत्ती और ये दूसरी पतली पत्ती, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये तो है अपने पास क्या चीज, कांच का पात्र है। ठीक, ये यहां पर क्या हो गया, कॉर्क हो गया। और इस कांच के पात्र के अंदर अपन वैक्यूम कर देंगे। तो यहां पर एक वैक्यूम पंप जोड़ दें। ये एक पंप है, इस पंप को क्या कहा जाएगा, निर्वात पंप। यानी इस कांच के पात्र के अंदर पूर्ण रूप से कैसा है, निर्वात है। ठीक है, इसके अलावा यहां देखें तो ये दोनों स्वर्ण पत्तियां हैं, स्वर्ण पत्तियां हैं। ये एक धात्विक चकती है, ठीक है, और ये क्या हो गई अपने पास, एक धात्विक छड़ हो गई। तो ये तो है एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की बनावट। यानी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी निकाय पर आवेश के आने की प्रक्रिया को अपन दर्शा सकते हैं। इसका निर्माण किस प्रकार से किया है, इसमें कांच की बोतल ली है या कांच का कोई पात्र लिया है, उस कांच के पात्र पर एक वैक्यूम पंप या निर्वात पंप जोड़ दिया जिससे इसके अंदर वैक्यूम किया जा सके। इसके ऊपरी सिरे पर एक कॉर्क लगा दिया, कॉर्क से गुजरते हुए एक धात्विक छड़ लगी हुई है, धात्विक छड़ के साथ में दो सोने की पतली पत्तियों को जोड़ दिया है, इसके ऊपर एक धात्विक चकती को लगा दिया है। तो ये पूरा का पूरा उपकरण क्या कहलाएगा, यहाँ पर स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के नाम से इसको जाना जाएगा। अब स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी पर आवेश के आने की प्रक्रिया को किस प्रकार से दर्शाएंगे उस चीज को देखें। तो ये तो इसकी बनावट हो गई।
बनावट के बाद इसकी यदि क्रियाविधि की यदि बात करें तो यहां पर एक आवेशित छड़ को लें, तो ये हो गए अपने पास एक आवेशित छड़। ठीक है, इस आवेशित छड़ पर आवेश का मान क्या है, प्लस है। जैसे ही इस आवेशित छड़ को धात्विक चक्ति से स्पर्श कराया जाएगा, आवेशित छड़ से आवेश किस में आ जाएगा, चक्ति में आ जाएगा, और चक्ति के माध्यम से इस छड़ से होता हुआ यह जो आवेश होगा वो इन सोने की पतली पत्तियों तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। जैसे ही पत्तियों पर आवेश आएगा, पत्तियां प्रतिकर्षित होकर क्या होगी, एक दूसरे से दूर हटेगी। यानी ये प्रारंभिक कंडीशन से पत्तियां दूर हट जाएगी और पत्तियां यहां पर अब इस स्थिति में आ जाएगी, ये और यहां पर ये प्लस आवेश होगा। यानी प्रतिकर्षण बल यहां पर क्या होगा, दोनों पत्तियों के बीच में प्रभावी हो जाएगा, और पत्तियों का दूर हटना ये दर्शाएगा कि पत्तियों पर आवेश आ चुका है। यानी इनिशियल कंडीशन में यदि एक सोने की पत्ती पत्नी ये है, दूसरी सोने की पतली पन्नी ये है, ये दोनों पत्तियां इस प्रकार से होगी। जैसे ही ऊपर से धात्विक आवेशित छड़ को स्पर्श कराया जाएगा, चक्ति के साथ में आवेश आएगा, और आवेश आते ही जब दोनों पत्तियों पर आवेश आ जाएगा तो दोनों पत्तियां इस प्रकार से एक दूसरे से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। यानी इनमें एक प्रतिकर्षण बल लगना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, और पत्तियों का दूर हटना पत्तियों पर आवेश के आने की प्रक्रिया को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। यानी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी निकाय या किसी वस्तु पर आवेश के आने की प्रक्रिया को दर्शाया जा सकता है। इसकी बनावट किस प्रकार है, सबसे पहले कांच का पात्र लेंगे, कांच के पात्र में एक निर्वातित पंप लगा होगा। ठीक है, इसके ऊपरी सिरे पर एक कॉर्क लगा देंगे, कॉर्क से गुजरते हुए एक धात्विक छड़ होगी, धात्विक छड़ के ऊपर एक धात्विक चक्ति लगा देंगे, और धात्विक छड़ के निचले भाग पर दो सोने की पतली पत्तियां क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। निर्वातित पंप के द्वारा बोतल के अंदर पूर्ण रूप से निर्वात कर दिया जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, एक आवेशित छड़ को धात्विक से चक्ति के साथ क्या कराएंगे, अपन स्पर्श कराएंगे। धात्विक छड़ से चक्ति में आवेश आएगा, और चक्ति से आवेश के आते ही चक्ति के द्वारा यह आवेश छड़ के माध्यम से सोने की पतली पत्तियों तक पहुंचेगा। जैसे ही सोने की पतली पत्तियों पर आवेश आएगा, ये पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर कर एक दूसरे से क्या होगी, दूर हटेगी, और पत्तियों का दूर हटना यहां पर यह दर्शाएगा कि पत्तियों पर आवेश आ चुका है। यानी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन किसी वस्तु या निकाय पर आवेश के आने की प्रक्रिया का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो एक प्रदर्शन प्रयोग के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इस तरह से जो फर्स्ट चैप्टर है अपना वो यहाँ कंप्लीट हो गया, स्थिर वैद्युत की। इसमें जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं, पहला अपन ने पढ़ लिया है स्थिर वैद्युत की डेफिनेशन पढ़ी है। दूसरा टॉपिक अपन ने इसमें पढ़ा है विलगित या उदासीन निकाय। ठीक, तीसरा जो टॉपिक पढ़ा है इसमें घर्षण विद्युत पढ़ा है। चौथा टॉपिक पढ़ा अपन ने आवेश के सामान्य गुणधर्म पढ़े हैं और आवेश के मूलभूत गुणधर्म पढ़े हैं। उसके बाद कूलाम का नियम अपन पढ़ चुके हैं। कूलाम के नियम के बाद विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं, परीक्षण आवेश पढ़ चुके हैं। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें अपन ने पढ़ लिया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है और आदर्श विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है। इसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर, उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक ज्ञात किए हैं। उसके बाद अपन ने इसमें आगे बढ़ते हुए सम विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण का एक सूत्र निकाला है, और उसके बाद विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसका गुणधर्म पढ़े हैं। उसके बाद अपन ने आवेशन की प्रक्रिया देखी है स्पर्श द्वारा और प्रेरण द्वारा, और लास्ट में अपन ने देखा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें कुछ जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, छोटे प्रश्न भी हैं। तो राजस्थान बोर्ड की चलने वाली बुक है, उसमें कुछ छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बहुचयनात्मक भी हैं, अति लघुत्रात्मक भी हैं, लघुत्रात्मक भी हैं, निबंधात्मक भी हैं और आंकिक भी हैं, और साथ में वहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कष्ट करना, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको पूछने का कष्ट करना। अब एक दो न्यूमेरिकल में करवा देता हूँ इसमें। एक तो है जैसे एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा भी क्या है, ए है। समबाहु त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं ये वाले, इन तीनों शीर्षों पर यहाँ पर क्या रखा है अपने पास, ये Q आवेश है, ये 2Q आवेश है और ये कौन सा है, 3Q आवेश है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यदि है तो इसके आंतरिक कोण ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा
और ये भी 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जो Q आवेश है उस Q आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, चित्र में Q आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का सूत्र ज्ञात करो। यानी Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो यहां देखा ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस तरफ। ठीक है, इस बल को नाम दे दिया अपन ने F1 वेक्टर। ये प्लस ये इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस तरफ, इस बल को नाम क्या दे दिया अपन ने F2 वेक्टर। ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहां पर F1 वेक्टर निकल गया, F2 वेक्टर निकल गया, तो परिणामी बल यदि अपने को निकालना है तो सबसे पहले तो अपन ने F1 का परिमाण निकाला, तो मॉडुलस ऑफ क्या निकाला, F1 वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ F1 वेक्टर जब निकाला तो यहाँ क्या आएगा, QK 2Q अपॉन क्या आ जाएगा, A स्क्वायर, यानी 2KQ स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, A स्क्वायर। इसके बाद अपन ने F2 वेक्टर का परिमाण निकाला, तो F2 वेक्टर का मॉडुलस बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर KQ 3Q अपॉन क्या आ जाएगा, A स्क्वायर, यानी 3KQ स्क्वायर अपॉन क्या होगा, A स्क्वायर आएगा। ठीक है, दोनों के परिमाण निकल गए, दोनों का परिणामी बल निकालना है, दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 है। तो यहाँ पर परिणामी बल यदि निकालें तो परिणामी बल में सदिश योग का त्रिभुज नियम काम में लें तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, F, और F बराबर क्या होगा, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कोस क्या होगा, थीटा। ठीक है, तो F बराबर यहाँ पर कितना है, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 3KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 यहाँ पर क्या होगा, 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और 3KQ स्क्वायर अपॉन क्या होगा, A स्क्वायर होगा। और 60 डिग्री यदि है तो यहाँ पर कोस कितना कर देंगे, 60 कर देंगे, ये कंडीशन आएगी। अब यहाँ से KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर सब में आ रहा है, तो यहाँ से F बराबर अंडर रूट में 4 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और ये भी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से 3 दूनी 6 दूनी 12, तो प्लस 12 और KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो यहाँ से कितने बार कट जाएंगे, 12, 6 बार कट जाएंगे। अब यहाँ अपन देख रहे हैं ये KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर क्या रहा है, कॉमन आ रहा है। लेकिन इस कॉमन संख्या को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकलने के बाद ये KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रह जाएगी, यानी F इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। रूट के अंदर क्या रह गया, 4 प्लस 9 प्लस क्या हो जाएगा, 6, 9 और 4 कितना हो गया, 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19, यानी F बराबर अंडर रूट क्या हो गया, 19, और ये क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। ये यहाँ पर परिणामी बल आया है। तो एक क्वेश्चन था, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, उसके तीनों शीर्षों पर 3 आवेश रखे हुए हैं, एक पर्टिकुलर आवेश का चयन किया और उस पर लगने वाले परिणामी बल का सूत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो जो 2 अन्य आवेश हैं उसके द्वारा उस पर लगने वाले बल का परिमाण निकाल लिया, दोनों बलों के बीच का कोण निकाल लिया। कोण निकालने के बाद यहाँ पर त्रिभुज नियम के सदिश योग का सूत्र लगाया परिणामी बल के लिए, तो F बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। हल किया तो हल करने पर 9 और 4 13, 13 और 6 19, यानी अंडर रूट 19, और KQ स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है ये। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, उनको हल करने का कष्ट करना।
एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आवेशन पर आधारित है। तो आवेशन पर आधारित जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जैसे है अपने पास, एक गोला क्या है A है, दूसरा गोला क्या है B है, और तीसरा गोला क्या है C है। तीन सर्वसम गोले हैं। क्या है? तीन सर्वसम गोले हैं। अब इन तीन सर्वसम गोलों पर आवेश की यदि बात करें तो इस पर जो आवेश है वो कितना है? Q है। इस पर आवेश कितना है? Q/2 है। और इस पर कोई आवेश विद्यमान नहीं है। ठीक है, यानी तीन सर्वसम गोले A, B, C हैं जिन पर आवेश का मान Q, Q/2 और क्या है? 0 है। अब A और C को स्पर्श कराया, फिर C और B को स्पर्श कराया, तो अंत में यहां पर A, B, C पर आवेशों का अनुपात क्या करना है? ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या है? तीन सर्वसम गोलों पर आवेश Q, Q/2 व 0 है। तीन सर्वसम गोले हैं जिन पर आवेश का मान क्या है? Q है, Q/2 है और क्या है? 0 है। यदि A व C को स्पर्श कराएं तथा इसके बाद C व B को स्पर्श कराएं तो अंत में A, B व C तीनों गोलों पर आवेश का अनुपात क्या होगा? इन तीनों गोलों पर आवेश का क्या निकालना? अपने को अनुपात ज्ञात करना है। तो कंडीशन क्या है? पहले A और C को स्पर्श कराएंगे। ये गोला A हो गया, इस पर आवेश कितना है? +Q है। ये गोला C हो गया, इस पर आवेश कितना है? 0 है। तो यहां से यहां पर आवेश का स्थानांतरण होगा, और कब तक होगा? जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा समान नहीं हो जाती। यानी यहां पर A पर आवेश क्या आ गया? Q/2 हो गया। C पर भी आवेश क्या हो गया? Q/2 हो गया। इसके बाद इन दोनों गोलों को पृथक कर दिया तो A पर तो आवेश क्या आ गया? Q/2, और C पर भी आवेश क्या आ गया? Q/2 आ गया। यानी A और C इन दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा अपन ने क्या कर ली? ज्ञात कर ली। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि प्रश्न में क्या कहता है कि C को फिर B से स्पर्श करा रहे हैं। यानी C जो गोला है इस पर आवेश कितना है? Q/2 है, और B गोले पर भी आवेश कितना है? Q/2 है। तो यहां पर जब दोनों गोलों को स्पर्श कराया और दोनों पर आवेश की मात्रा कैसी है? समान है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में आवेश का कोई स्थानांतरण नहीं होगा, और यहां पर यह कह सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। और जब आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा तो यहां ये कह सकते हैं कि C पर आवेश क्या रहेगा? Q/2, और B पर भी आवेश क्या रहेगा? Q/2। यानी इन दोनों गोलों को दोबारा मिलाने के बाद क्या कर देंगे? पृथक कर देंगे। तो इस कंडीशन में इन पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? वापस Q/2 और क्या हो जाएगी? Q/2 हो जाएगी। अब यहां तीनों गोलों पर आवेशों का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो यहां से अपन देखें कि A गोला जो है उस पर आवेश क्या है? Q/2 है। B गोला जो है उस पर भी आवेश क्या है? Q/2 है। और C गोला जो है उस पर भी आवेश क्या है? अपने पास Q/2 है। तो A, B, C तीनों गोलों पर यदि आवेश की मात्रा समान है तो यहां से यदि इनका अनुपात लें
तो अनुपात क्या आ जाएगा, आवेशों का 1:1 क्या होगा 1, यानी Q/2 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 कैंसिल हो जाएंगे और 1:1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है कि यहाँ पर अंत में तीनों गोलों पर जो आवेश की मात्रा होगी वो तीनों गोलों पर आवेश की मात्रा क्या होगी, एक समान होगी, और यहाँ आवेश की मात्रा 1:1 के रूप में क्या होगी, प्राप्त होगी। ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जैसे एक निकाय पर आवेश का मान क्या है, Q है। अगला क्वेश्चन, A व B सर्वसम गोले हैं। इन पर आवेश Q व Q/4 है। तो इनके मध्य R दूरी पर बल F है। यदि A का 75% B को स्थानांतरित हो जाए तथा इनके बीच की दूरी R ही रहे, तो इनके मध्य बल F' ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है। A पर आवेश Q है और B पर आवेश क्या है, Q/4, और दोनों के बीच की दूरी R है, यानी A है, B है, यह आवेश Q है, यह आवेश Q/4 है, बीच की दूरी क्या है, R है। तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर K Q/4 अपॉन R² होगा। F बराबर K Q² अपॉन क्या आ जाएगा, 4R²। ये बल F आ गया। दूसरे केस में क्या होगा कि Q से Q/4 की तरफ क्या होगा, 75% स्थानांतरित हो रहा है। तो A Q माइनस Q का 75%, ये इसका नेक्स्ट चार्ज Q' हो जाएगा, और B पर क्या होगा, Q" Q/4 प्लस Q का 75%। तो यहां से Q' की जो वैल्यू आएगी, Q माइनस 75 Q अपॉन क्या हो जाएगा 100, तो 3 क्या हो गया 4, यानी Q' बराबर 3Q/4, तो Q' बराबर रह जाएगा Q/4। यहां इसमें 75% जुड़ रहा है, तो Q" बराबर Q/4 प्लस Q का 75%, या यहां से लिख सकते हैं Q इंटू 75/100 3/4, तो ये हो जाएगा Q/4 प्लस 3Q/4, यानी ये आ जाएगा Q। अब A पर तो हो गया Q/4 और B पर क्या हो जाएगा, Q चार्ज हो जाएगा, यानी ये A गोला है, इस पर Q' बराबर हो गया Q/4, बीच की डिस्टेंस कितनी R है। B गोला है, Q" बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा। फोर्स निकाला, F' बराबर K Q/4 Q और अपॉन क्या आ जाएगा R², F' बराबर KQ² अपॉन 4R²। इक्वेशन भी यही है, इक्वेशन 2 भी यही है, यानी इस कंडीशन में जो लगने वाला फोर्स होगा F' वो किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 ये कंप्लीट है, इसके पीछे के क्वेश्चन करने का कष्ट करें। धन्यवाद।